वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करें, क्योंकि आज मुझे जैसा मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे स्क्रीन पे। क्या क्लास स्टार्ट हो चुकी है? फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर दी जाए। टेक्निकल टीम प्लीज बताओ, कमेंट या तो कमेंट्स दिखाइए मुझे। चलिए मैं ही देख लेती हूँ यहाँ से। हाँ जी, क्लास स्टार्ट हो गई है ना? ओके, आर्यन चौधरी आ चुके हैं, सोनू आ चुके हैं, राजेश आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, उसके बाद लक्ष्मी लोधी आ चुकी हैं, सुनील आ चुके हैं। यानी कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करें। एस के श्रुति, थैंक यू बेटा। लक्ष्मी लोधी आ चुके हैं, उसके बाद है पंकज जी आ चुके हैं। पंकज जी कह रहे जी मैम। ओके चलो, ओके चलिए फिर हम आज क्या पढ़ रहे हैं? अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का आई थिंक आज लास्ट क्लास होने वाला है। फिर हम नेक्स्ट क्लास से अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट करें अपनी क्लास। लास्ट क्लास में हमने कितना कुछ पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू होता है? माउथ से। माउथ से पढ़ा था। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन क्या था? माउथ था। माउथ से फिर खाना कहां गया? इस फूड पाइप में। फूड पाइप से स्टमक, स्टमक यानी पेट में आया, और स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट्स में बटी हुई होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अगर आपको याद है ये वाला इमेज, मैंने कहा था छोटी आंत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। फिर हमने ड्यूडेनम पढ़ रहे थे। ड्यूडेनम में मैंने कहा था कि फूड रहता है, और इस ड्यूडेनम में लीवर और पेनक्रियास अपना जूस, यहां से लीवर ने अपना जूस डाला, और ये पेड़ के पत्ते जैसा ऑर्गन है जिसको हम पेनक्रियास बोलते हैं। ये अपना साउंड इश्यू आ रहा है? साउंड तो ठीक है, ओके। यहां से तो साउंड का इशू नहीं आना चाहिए, साउंड एकदम ठीक है। अब अपना माइक चेक कीजिए राजेश कुमार। तो ड्यूडेनम के अंदर लीवर अपना जूस ट्रांसफर करता है और पेनक्रियाज अपना जूस ट्रांसफर करता है। लीवर ने जो जूस डाला था उसका नाम था बाइल जूस, पित्त रस। आपको याद होगा कि बाइल जूस में बाइल सोल्ट्स होते हैं, पित्त लवण होते हैं। उन्हीं की हेल्प से फिजिकल डाइजेशन करता है। कौन करता है फिजिकल डाइजेशन? तो आप बताओगे बच्चा, वो आपका बाइल जूस करता है। बाइल जूस ने फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था इस पेनक्रियाज के बारे में कि पेनक्रियाज जो है ना, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में एक जूस डालती है। अगर आपको याद हो, ये सारी चीज हमने लास्ट क्लास तक पढ़ ली थी, कल की क्लास तक पढ़ ली थी। पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, और अग्नाशय क्या करता है? एक जूस डालता है, जिस जूस को हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज में 3 टाइप की सेल्स थी जो हार्मोन बना रही थी, और 1 टाइप की सेल थी जो पेनक्रियाटिक जूस बना रही थी। अब सभी बच्चे लोग कमेंट करके ये बता दो, पेनक्रियाज की उन कोशिकाओं का नाम क्या है जो पेनक्रियाटिक जूस बना रही थी? याद है ना कि पेनक्रियास में 4 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, गामा सेल, है ना? ये बात, एफ सेल, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। और एफ सेल क्या बनाती है? पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस, जो 1 लीटर पर डे, यानी कि 1 दिन में 1 लीटर तक वो बनके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इस पेनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम थे? अमाइलेज, 1 नंबर पे कौन सा था? अमाइलेज, 2 नंबर पे था ट्रिप्सिन, और 3 नंबर पे था लाइपेज। यानी कि जो पेनक्रियास अपना रस, अपना जूस डालती है, कहां पर? ये सब कहां चल रहा है? ये सब चल रहा है ड्यूडेनम के, आप जो स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हो ना, उसके ड्यूडेनम के भाग के अंदर चल रहा है। तो ड्यूडेनम में इस तरीके से खाना, देखो बच्चों मैंने कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे शुरू होती है, ऐसे। तो इस वाले पार्ट को ही हमने क्या बोला था? इसी भाग को हमने ड्यूडेनम बोला था। ऊपर वाला ये जो था ना, ये ऐसे सी बना हुआ, इसी को हमने ड्यूडेनम बोला था। तो यहां से मान लो अपना आपका पेनक्रियास जो पेड़ के पत्ते जैसा होता है, इसने ऐसे 1 लीटर जूस बनाया 1 दिन में, और जिस जूस को हम पेनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस बोलते हैं। और ये अग्नाशय रस इस हिस्से में आके गिरता है, और इस हिस्से में क्या पड़ा है? खाना पड़ा है। क्या पड़ा है? खाना, यानी कि फूड पड़ा है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, पोषक तत्व पड़े हैं। जो भी आप खाना खाओगे वो यहां पड़ा है। अब खाने में हम बेसिकली 3 ही टाइप के न्यूट्रिएंट खाते हैं जिनका डाइजेशन होता है और जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। अब कौन कौन से खाते हैं? तो 3 हम सबसे पहले हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली जो खाने में चीज आपको मीठी लगे, है ना, इनको हम आम भाषा में सुगर या शर्करा भी कहते हैं। तो ये खाना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है और इसमें फैट है। तो अब क्या होता है, ये जो एमाइलेज एंजाइम कहां से आया है, पेनक्रियास से आया है। ये अमाइलेज एंजाइम किसका डाइजेशन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। अब किस तरीके से करता है, आपको याद होगा हमने इससे पहले कहां पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताओ, जिन जिन बच्चों ने मेरे से अभी तक पढ़ लिया है वो बच्चे सब लोग मुझे ये बताओ कि हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि जो माउथ होता है उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता है। मैंने कहा था ये आगे चलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा, इसका डाइजेशन आगे चलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा, यानी कि छोटी आंत में पूरा होगा। तो बच्चों जो पीछे से अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट आती हैं, और अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट का मतलब है आप जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो मेनली आप किस फॉर्म में खाते हो, माल्टोज की फॉर्म में खाते हो। और ये जो माल्टोज है ना इसका स्टार्च की फॉर्म में खाते हो। प्लीज एक बार इसको सही करना, क्या बोल गई मैं, हाँ, जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो वो स्टार्च की फॉर्म में खाते हो, और हमारे माउथ में इन स्टार्च का डाइजेशन हुआ था। स्टार्च हमारे माउथ में माल्टोज की फॉर्म में टूटा था, लेकिन वहां पे कंप्लीट नहीं टूटा था, आधा अधूरा हुआ था, जिसको हमने बोला था पार्शियल डाइजेशन, जिसको हमने बोला था कि आंशिक तौर पे पच गया, पूरा नहीं पचा। तो अब जो भी अनडाइजेस्टेड, जितना भी पीछे से जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हुआ था, उस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर अटैक करता है कौन सा एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम। और ये अमाइलेज क्या करता है, 100% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। 100% स्टार्च को किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अभी थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा कि फिर इस माल्टोज से ग्लूकोज भी मिलता है। अभी फिलहाल इतना ही सुन लो, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात कि जैसे ही माउथ में कार्बोहाइड्रेट जो थी स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं हम अधिकतर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं, और उस स्टार्च को माल्टोज की फॉर्म में आधा तो आपके सलाइवा में जो एंजाइम था उसने बदल दिया, बाकी का जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आके एक जूस गिरता है जिस जूस को पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, और उस पैनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है अमाइलेज एंजाइम, और उस एंजाइम ने 100% स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर दिया। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनेगा वो सुन लो। 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन कौन से ऑर्गन में होता है, शर्कराओं का पाचन किस किस अंग में होता है, एक तो किस में हुआ, माउथ में हुआ कि नहीं हुआ बता दो, और दूसरा ये कहां पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट पूछे तो आप बता दोगे, छोटी आंत में हुआ। अब पूछ ले कौन कौन से एंजाइम करते हैं, तो बच्चा कौन कौन सा एंजाइम, माउथ में क्या था, सलाइवा, लार में कौन सा एंजाइम था, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। ओके कुश कुमार, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन अमाइलेज ने डाइजेशन किया। फिर पूछे कि आपका जो स्टार्च है उसका कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसने किया, अमाइलेज ने। 2 एंजाइम 2 ऑर्गन में अलग अलग तरीके से डाइजेशन होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब जो दूसरा एंजाइम है ना ये ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, ये किसका डाइजेशन करता है, ये करता है प्रोटीन्स का। जो भी प्रोटीन आपके पेट में नहीं पच पाई थी, याद होगा इससे पहले प्रोटीन का डाइजेशन कहां हुआ था मैम, हमारे स्टमक में हुआ था, पेट में हुआ था, लेकिन मैम पेट में प्रोटीन का डाइजेशन पूरा नहीं हो पाया था। पेट में जो प्रोटीन थी वो आंशिक तौर पे उनका डाइजेशन हुआ था, पार्शियल डाइजेशन हुआ था। इसका मतलब वो पेप्टाइड्स या वो पेप्टोन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी, वो पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी। तो पहले तो क्या करेगा आपका ट्रिप्सिन, 100% प्रोटीन को पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में बदलेगा, और फिर क्या करेगा,
इन्हीं पेप्टाइड और प्रोटीन को और छोटा तोड़ देगा, और छोटा यानी कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई में तोड़ देगा। और आप सब जानते हैं प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल होती है। और याद कीजिए मैंने कहा था कि जब प्रोटीन अमीनो एसिड की फॉर्म में बदल जाए तो समझ जाना प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। समझ जाना प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो अब मुझे जरा ये बताओ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू हुआ? पेट से। पेट में कौन सा एंजाइम था? पेप्सिन। पेट में क्या पूरा हो जाता है? नहीं होता। तो फिर पूरा कहां होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन एंजाइम कहां से आया? पेनक्रियाज की एफ सेल ने बनाया इसको। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट तीसरा ये लाइपेज क्या करता है? ये लाइपेज एंजाइम डाइजेशन करता है लिपिड्स का। एल से लाइपेज, एल से लिपिड्स, और लिपिड्स को ही हम कॉमनली हम फैट यानी वसा के नाम से जानते हैं। तो लाइपेज क्या करता है? जितनी भी लिपिड्स जिनका डाइजेशन नहीं हुआ था उन लिपिड्स को किसमें तोड़ देता है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की फॉर्म में तोड़ देता है। लिपिड्स मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, बेसिकली ट्राइग्लिसराइड होती हैं। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की फॉर्म में तोड़ देता है। 100% लिपिड्स का डाइजेशन कर दिया। किसने? आपके लाइपेज एंजाइम ने। किसने बच्चा? लाइपेज एंजाइम ने। तो ये तीनों एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में था। याद कर लीजिएगा, अमाइलेज क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, लाइपेज क्या करता है। एग्जाम में आता है, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा है तो वो किसका डाइजेशन करता है। तो बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया मैंने कि भाई अमाइलेज शब्द जब भी देखोगे तो वो कार्बोहाइड्रेट के लिए ही यूज में लिया जाता है। तो अमाइलेज ने जो भी स्टार्च पीछे से जितनी भी डाइजेस्टेड नहीं होके आई थी उनका डाइजेशन कर दिया, यानी कि स्टार्च 100% माल्टोज में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, स्टार्च 100% माल्टोज में कन्वर्ट होगी। किसके द्वारा? कार्बोहाइड्रेट, शर्कराओं के द्वारा। उसके बाद 2 नंबर पे जो प्रोटीन्स हैं उनका जितना भी डाइजेशन बाकी था वो सारा किसने कर दिया? आप बताओगे, ट्रिप्सिन एंजाइम ने। पहले उनको पेप्टाइड, देखो बच्चा प्रोटीन होता है इस तरीके से बड़ा सा मॉलिक्यूल, फिर प्रोटीन छोटा ऐसे टूटता है छोटे छोटे में, और फिर एकदम ऐसे टूट जाता है। और ये जो एकदम ऐसा है ना, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट, इसी को ही अमीनो एसिड कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, देखो इसलिए हम कहते हैं प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है, लिपिड्स की सबसे छोटी इकाई फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल को कहा जाता है। अभी ये जो माल्टोज बचा है ना, इस माल्टोज से भी अभी हम ग्लूकोज निकालेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले मुझे ये बताओ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में बाइल जूस आके गिरा, फिर आपका पेनक्रियाटिक जूस आके गिरा। दोनों के काम आपको समझ में आ गए होंगे ना? बिल्कुल आ गए होंगे। अब क्या होता है बच्चा, अब एक बात और सुन लो कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना आपकी, ये वाली देखो, इस फोटो में आप समझने की कोशिश करना। ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ऐसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी एक जूस बनाता है। ये अक्सर टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, और अक्सर टीचर्स होता है बहुत डीप में जा रहे हैं, नीट वीट के एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभार बीपीएससी और आपका यूपी पीसीएस या आरएस और ये जो है ना बिहार शिक्षक भर्ती, इन सब में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरी बात को जरा सुन। कुश कुमार बेटा, थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ रहा है तो मतलब आप अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक्स मैम। आज बायोलॉजी का डर भाग गया, बायोलॉजी में सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके पढ़ाए हुए से। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको आज बुक भी बताऊंगी, कौन सी बुक आपको अमेजन फ्लिपकार्ट से मिलने वाली है, मेरी किताबें 102 दिन में, वो लेकर आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं तो कहूंगी साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो। अब बच्चों, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये खुद भी एक जूस बनाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो जूस बनता है, छोटी आंत, एसआई का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद एक जूस बनाती है, और उस जूस को कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस, आंतीय रस, इंटेस्टाइनल जूस। एनसीईआरटी में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि छोटी आंत भी अपने द्वारा एक रस बनाती है, जिस रस को आंतीय रस, आंतों से निकलने वाला। लेकिन कौन सी आंत से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन कोई जूस नहीं बनाती है बच्चा।
सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे बनाता है वो सुनो। स्मॉल इंटेस्टाइन ने एक जूस बनाया और बना के जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में था, अभी खाना कहां पड़ा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो पड़ा है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, खाना कहां पड़ा है? ड्यूडेनम में पड़ा है। तो ड्यूडेनम किसका भाग है? ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही तो पार्ट है। तो जैसे ही खाना इस ड्यूडेनम में, जेजुनम में, इनमें पड़ा रहता है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी उस खाने के अंदर बनाकर एक जूस डाल देती है। एक जूस डालती है जिस जूस को इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। अब इस इंटेस्टाइनल जूस में भी 3 एंजाइम हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, जिनके बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन सा? सुन लो। पहला एंजाइम है सुक्रेज। बच्चों एक बात ना हमेशा याद रखना, जिस भी शब्द के, जिस भी स्पेलिंग में एंड में एज लगा हुआ होता है ना, वो एंजाइम ही होता है। जैसे माल्टेज, लैक्टेज, अमाइलेज, है ना, इन सब के अंदर एज लगा हुआ है, तो ये एंजाइम है। तो पहला हो गया सुक्रेज, दूसरा हो गया माल्टेज। दूसरा कौन सा हो गया? माल्टेज। और यहां पर आप बताओगे बच्चा, पंकज जी क्लास मेरी साइड से बिल्कुल सही चल रही है, फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो। एकदम सही चल रही है, मैं अपने मोबाइल फोन में देख पा रही हूँ, तो क्लास एकदम सही चल रही है, ठीक है। लैक्टेज, तीसरा एंजाइम होता है लैक्टेज। ये तीनों एंजाइम किस जूस में पाए जाते हैं? ये तीनों ही एंजाइम पाए जाते हैं इंटेस्टाइनल जूस। जो आंत अपने द्वारा एक जूस बना के सिक्रीट करती है, जो रस बनाती है, उसी रस में होते हैं। और मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, ये तीनों ही एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। ये तीनों ही एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करते हैं। मैम कैसे करते हैं? देखो बच्चों, आप कार्बोहाइड्रेट ना बहुत सारी खाते हो। जैसे आपने दूध पिया, तो दूध में भी कार्बोहाइड्रेट होती है, लैक्टोज, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। आपने बादाम खाया, आपने ड्राई फ्रूट्स खाए, उनमें माल्टोज होती है। आपने चीनी, गुड़, शहद या मिठाई, या आपने गुड़ वगैरह या शहद से बनी हुई कोई चीज आपने खाई, या आपने फल फ्रूट खाए, उनमें सुक्रोज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ना कुछ एंजाइम अलग अलग तरीके से कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट से मिलना क्या चाहिए? ग्लूकोज मिलना चाहिए। ये बात मैंने पढ़ाई थी ना कि जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में बदल जाए तो सोचना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन मैम आपने एक सेंटेंस और भी बोला था कि हम अधिकांशतः कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में खाते हैं? हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने ये सेंटेंस, मैंने कहा अधिकतर कार्बोहाइड्रेट आप स्टार्च की फॉर्म में खाते हो, और ये स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स, तो इसका ना डाइजेशन यहीं से माउथ से शुरू करवा देते हैं, इसलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि कार्बोहाइड्रेट आप बहुत सारे टाइप में खाते हो, लेकिन जो स्टार्च खाते हो वो कॉम्प्लेक्स होता है सबसे ज्यादा, इसलिए स्टार्च थोड़ा धीरे धीरे से टूटता है। कुछ माउथ में टूटता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटता है। अब बाकी जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं ना, उस जूस में जो 3 टाइप के एंजाइम है ना, ये भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। कैसे? देखो नाम से ही क्लियर है, सुक्रेज किसको पचाएगा? सुक्रोज को। तो सुक्रेज एंजाइम का काम होता है सुक्रोज को तोड़ना। सुक्रोज किस किस से मिलता? गुड़, शहद, चीनी से बनी हुई जो भी चीज खाते हो उनमें सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज के ऊपर अटैक करेगा कौन सा एंजाइम? सुक्रेज, और इसके तोड़ देगा किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, और इसी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है। तो आपने कार्बोहाइड्रेट या तो खाई स्टार्च की फॉर्म में, ये खाया सुक्रोज की फॉर्म में, लेकिन अल्टीमेटली आपके बॉडी में ग्लूकोज आ गया ना। यही तो मैंने कहा था, जब ग्लूकोज आ जाए तो समझना डाइजेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा माल्टोज, माल्टोज का डाइजेशन करता है कौन? माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एज लगते ही एंजाइम बन गया। तो माल्टेज क्या करता है? माल्टोज के ऊपर अटैक करता है। अटैक का मतलब वैसा अटैक नहीं, गोली बारूद, बम बारूद वाला नहीं। अटैक का मतलब ब्रेकडाउन, तोड़ना। तो क्या करता है? माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, और माल्टोज से मिलता है ग्लूकोज। माल्टोज से क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज मिलता है। तो अल्टीमेटली आपके बॉडी में क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया ना। ठीक है मैम, ग्लूकोज आ गया। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आते हैं, आप लिख सकते हो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ गए। एक माल्टेज से 2 ग्लूकोज मिल गए, ग्लूकोज आ गया। और हम कार्बोहाइड्रेट खाते ही क्यों है? ताकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज आ जाए। तीसरा है लैक्टेज।
लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है। लैक्टोज किस में होती है, लिख लेना, इसको मिल्क शुगर बोलते हैं, इसको दूध वाली शर्करा बोलते हैं, ये दूध में है, दूध में पाई जाती है। तो जैसे ही लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज अटैक करता है, अटैक का मतलब उसका ब्रेक डाउन करता है, तो क्या मिलता है, तब आपको मिलता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो बच्चों अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, ये सब जो थी ना आपने खाया किस किस फॉर्म में खाया, स्टार्च के फॉर्म में खाया। मैंने कहा ना स्टार्च कॉम्प्लेक्स है, तो पहले स्टार्च किसमें बदला, माल्टोज में, और फिर माल्टोज से क्या मिला, हमें ग्लूकोज मिल रहा है, मिल गया ना। और अल्टीमेटली हमारा मोटिव ही क्या था, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उससे क्या निकालना, ग्लूकोज निकालना। तो देखो ना इन सब में तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, तो आ गया ना आपके बॉडी में ग्लूकोज, आ गया ना ग्लूकोज। इसीलिए तो हम कहते हैं, हाँ जी रेनू आपका कमेंट आ रहा है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी वजह से होती है, ग्लूकोज की वजह से। इसीलिए जब आपके शरीर में एनर्जी नहीं बचती है तो आपको चक्कर आ जाते हैं, आपको कमजोरी आ जाती है, तो डॉक्टर भी क्या देता है, ग्लूकोज देता है। और ग्लूकोज को याद रखना हमारे बॉडी का फ्यूल कहा जाता है। फ्यूल का मतलब है ईंधन, जैसे गाड़ी का ईंधन क्या है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जो भी आप डालते हो, सीएनजी वगैरह, उससे गाड़ी चलती है। हमारा शरीर भी एक गाड़ी है, इस गाड़ी को चलाना है तो इसमें फ्यूल डालना पड़ेगा, और कौन सा फ्यूल, ग्लूकोज का। और याद रखिएगा हमारे बॉडी में 70% जो एनर्जी है ना वो अकेली किससे आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट से आ जाती है। आप खुद देख लो, आप सबसे ज्यादा क्या खाते हो, आप रोटी खाते होंगे, आप फल फ्रूट खाते होंगे, आप सब्जियां खाते होंगे, दूध पीते होंगे, ड्राई फ्रूट्स खाते होंगे, गुड़, शहद, चीनी, इनसे बनी हुई चीजें खाते होंगे। तो इन सब में क्या है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए हम कहते हैं हमारे बॉडी में 70% जो एनर्जी है वो किससे आती है, कार्बोहाइड्रेट के खाने से आती है, कार्बोहाइड्रेट के खाने से आती है। अब आप कार्बोहाइड्रेट ना खाओ तो आपके बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, एनर्जी की। भाई फ्यूल नहीं बचा, क्या होगा, चक्कर आएंगे, बीपी लो हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा, फिर आप डॉक्टर के पास भागते फिरोगे, डॉक्टर आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता रहेगा। समझ रहे हो आप। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस स्लाइड से आप क्या ये चीज समझ गए, आप शायद समझ गए होंगे कि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां पर प्रोटीन पच गया, यहां पे फैट पच गई, और यहां पे आके आपकी ये कार्बोहाइड्रेट सारी पच गई कि नहीं पच गई। सबका डाइजेशन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया डाइजेशन, हो गया ना डाइजेशन। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो, और आपके बहुत सारे डाउट ये भी क्लियर हो गए होंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा रहता है, और ग्लूकोज ही क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। मैं आपको बताऊं ग्लूकोज कैसे एनर्जी देता है, अभी आ जाएगा, 10 मिनट के अंदर अंदर सारा आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में जितना डाइजेशन होना था उतना हो गया, बस यहीं पर डाइजेशन हो गया, अब नहीं होगा आगे कहीं पर भी डाइजेशन, जितना होना था हो गया भैया। अब क्या होता है, मैंने कहा था जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हम खाना क्यों खाते हैं। क्वेश्चन आप सबसे पूछा था ना, आप सबने क्या कहा था, मैम अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या नहीं बनेगा, एनर्जी, ऊर्जा नहीं बनेगा। तो खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, आप सबने मुझे यही कमेंट किया था कि मैम खाने से एनर्जी मिलती है। अब खाना खा लिया, पच गया, अभी तो खाना खा के पचा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये सब आ गया। कहां पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के डी वाले पार्ट में। अब एक बात बताओ, ये एनर्जी कहां पड़ी है, ये ग्लूकोज कहां पड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा है, अभी तो ब्रेक डाउन हुआ है। अब इस जो डाइजेस्टेड फूड है ना, इसका अब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा, इसका अवशोषण करना पड़ेगा आपके बॉडी के अंदर, इसका अब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी मिलेगी। नहीं तो भैया जब आप सुबह पोटी करोगे ना तो उसमें सारी एनर्जी बाहर निकल जाएगी, समझ रहे हो आप, ये सारा ग्लूकोज फ्रक्टोज बाहर निकल जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसका अब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा, इसका अवशोषण करवाना पड़ेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में बंटी हुई थी, इस तरीके से देखिएगा जरा कैसे, इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे। हाँ जी मैम थे, कौन कौन सा, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो इस ड्यूडेनम में जितना डाइजेशन होना था ना उतना हो गया,
अब डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड स्टेप शुरू होगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तो वो कैसे होता है वो सुन लो। ये ड्यूडेनम वाला पार्ट था, यहां से जैसे ही डाइजेस्टेड फूड नीचे की तरफ आएगा यहां पे, तो इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया था? इस पार्ट को हमने जेजुनम नाम दिया था। और आपको बता दूं, जेजुनम पार्ट के अंदर कोई प्रोसेस नहीं होती, ये जो भी पीछे से आया उस सारे को भेज देता है आगे की तरफ। और आगे की तरफ का मतलब हो गया इलियम वाला पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के 3 भाग थे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में डाइजेशन हुआ, सबसे ज्यादा हुआ और सबसे अच्छे वाला हुआ। तो अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन खराब हो गई, कहीं बोलते हैं ना, आपने देखा होगा फलाना इंसान की आंतड़ी फट गई तो वो मर गया, मरेगा ना फलाना इंसान। अगर आंतड़ी टूट गई तो ये डाइजेशन ही नहीं होगा उसके अंदर। या आपने सुना होगा फलाना इंसान को ना इंटरनली ब्लीडिंग हो गई, उसकी आंतों में अंदर ही अल्सर हो गया, छाले हो गए, सुना होगा आपने ऐसा, है ना। तो जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ड्यूडेनम वाले पार्ट में डाइजेशन जितना होना था उतना हो गया, अब आगे कहीं नहीं होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट ने खाने को नीचे की तरफ ऐसे भेज दिया, ऐसे पेरिस्टालसिस करता हुआ, क्रमाकुंचन प्रोसेस के द्वारा ऐसे खून ऐसे आपका सारा खाना नीचे की तरफ भेज दिया। नीचे कौन से पार्ट में आ गया? जेजुनम वाले में। और जेजुनम का कोई काम नहीं है। जेजुनम क्या करता है? इसे आगे ट्रांसफर करता है कि जाओ भाई यहां से जाओ, यहां से जाओ 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 जाओ, और यहां से जाओ मतलब आगे तीसरे पार्ट में जाओ। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इलियम। और ये इलियम से 4 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और वही चारों क्वेश्चन आप सुन लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड वाला पार्ट है, जो छोटी आंत का तीसरा भाग है, उसको इलियम कहा जाता है। इलियम में जैसे ही फूड आता है, जैसे ही फूड आता है तो इलियम में होता है फूड का एब्जॉर्प्शन। एग्जाम का क्वेश्चन है, लिख लीजिए कि एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम के किस हिस्से में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, भोजन का अवशोषण होता है या पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो लिख लो, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के किस हिस्से में होता है? इलियम में। मैम इलियम में क्यों हुआ? क्वेश्चन आना चाहिए ना दिमाग में, क्योंकि इलियम में होती हैं कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स, ऐसी। इलियम का अगर आप इंटरनल सेक्शन करके पढ़ोगे ना, आंतरिक संरचना पढ़ोगे ना, तो इलियम में ऐसे उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, कुछ फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती हैं। जैसे आपकी उंगली है ना, वैसे दिखाती हूं आपको कैसी होती हैं, आप खुद देख के बताना कि हाँ जी मैम ये उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं है, दिख रही है? ये देखो, जैसे पहली उंगली हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे। और इन्हीं संरचनाओं को कहा जाता है विलाय, विलाय, और हिंदी में विली कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला हिस्सा है उसमें उंगली की जैसी उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको विलाय कहते हैं। और इन विलाय के पास होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा है, और यहां पर ही फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। एक तो मैं ऐसे लाइन बनाऊं, एक मैं ऐसी लाइन बनाऊं, बताओ सरफेस एरिया कहां ज्यादा है, किसके पास ज्यादा स्पेस है, कहां पर ज्यादा जगह है? इसके पास है ना। तो जैसे फूड आया तो पीछे से तो जो डाइजेस्टेड फूड है यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स यहाँ पे इस हिस्से में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे अवशोषण हो गया भोजन का। ये देखो बच्चों, इस हिस्से में यहाँ पर भोजन का अवशोषण हो गया। देखो इस फोटो से देखो, ये एक आपका देख रहे हो ये चीज, ये देखो, ये डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, ऐसे ऐसे हो गया बच्चा, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया ऐसे। और इस हिस्से में डाइजेस्टेड फूड है, आप लिख दो ये डाइजेस्टेड फूड है। ये क्या है? डाइजेस्टेड फूड। और डाइजेस्टेड फूड का मतलब है पचित भोजन, जो पच गया, जिसका डाइजेशन हो गया। होने के बाद क्या क्या मिला बताओ जरा, क्या क्या मिला डाइजेशन होने के बाद? सबसे ज्यादा मैम ग्लूकोज मिला, कुछ मात्रा में फ्रक्टोज भी मिला मैम, मैम हमें अमाइनो एसिड मिले, मैम हमें
फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिले, और आपको बता दूं इन्हीं सबसे आपको एनर्जी मिलेगी। अब एनर्जी तो मैम हमारे सारे ऑर्गन्स को चाहिए होती है, हमारे ब्रेन को भी एनर्जी, आंखों को, कान को, नाक को, लीवर, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा, सबको एनर्जी चाहिए, तो सबके पास ये पहुंचाना पड़ेगा। तो होता क्या है, इसी माइक्रोविलाई में अंदर की तरफ, इसी माइक्रोविलाई में अंदर की तरफ ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे पतली पतली खून वाली नलियां होती हैं, जिनको आप नसें बोलते हैं, खून वाली नलियां होती हैं, और इन्हीं नलियों के अंदर फिर ये डाइजेस्टेड फूड जाता है ऐसे, और खून में मिल जाता है, और खून क्या करता है, हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन के पास पहुंचा देता है, हर एक ऑर्गन के पास पहुंचा देता है। और हर एक ऑर्गन के पास जब ये पहुंच गया, तो हर एक ऑर्गन के पास एनर्जी वाले मॉलिक्यूल पहुंच गए ना। आप फिलहाल एक बार फिर से समझने की कोशिश करो कि इस वाले हिस्से में डाइजेशन कंप्लीट, जितना होना था हो गया, अब आगे नहीं होगा डाइजेशन, क्योंकि आगे एंजाइम ही नहीं है कहीं पर भी। अब इस हिस्से में कहीं आगे एंजाइम नहीं है, तो बिना एंजाइम के तो डाइजेशन पॉसिबल नहीं है ना। जितना होना था हो लिया भैया, हो गया। अब क्या हुआ, जब नीचे की तरफ खाना आया जैजुनम में, जैजुनम ने कुछ नहीं किया, इसने आगे खाने को ट्रांसफर कर दिया, कहां पर, इलियम वाले भाग में। तो भाई अभी तो डाइजेशन पूरा हुआ है, अभी तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन करवाना है, उसका क्या करवाना है, अवशोषण करवाना है। ये कहां होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले भाग में। इलियम में ही क्यों, क्योंकि इलियम में ही ऐसे उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको आप विलाय कहते हैं। और विलाय के पास बहुत सारा सरफेस एरिया होता है, बहुत सारा सतही क्षेत्र होता है, बहुत सारी जगह होती है, और जब जगह मिल गई तो फूड जाके वहां पर इस तरीके से सक हो गया, ऐसे जाके वहां पर जम गया फूड, और फिर इसी डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में घोल के, अब खून तो हर जगह चोट लगती है तो खून निकलता है, क्योंकि हर जगह खून है, तो खून जहां जहां जाएगा इन सबको अपने साथ ले जाएगा, और कुछ लीवर के पास फेंक देगा, कुछ किडनी के पास, कुछ ब्रेन के पास, कहेगा चलो सब एनर्जी लो, सब ऐस करो मेरे राज में, सबके पास ये फेंक आएगा खून, और कहेगा लो भैया काम चलाओ अपनी एनर्जी से। समझ में आ गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फूड का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किस हिस्से में, इलियम में। इलियम में कहां पर, विलाय या माइक्रोविलाय। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा। समझ में आ गया। हाँ जी अनमोल राठौड़, बिल्कुल। तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बच्चा इस हिस्से में डाइजेस्टेड फूड था, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब सारा का सारा खाना तो डाइजेस्ट नहीं होता ना, अब जो बचा अनडाइजेस्टेड फूड वो कहां जाता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड जाता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। ये बिना पचा हुआ भोजन, जिसको आप बोलोगे अपचित भोजन, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में आगे। इस तरीके से ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन घूम गई ना, अब इसी से ऐसे घूमी हुई होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे। इस फोटो में देखने की कोशिश करना, ये रहा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से ये दिख रहा है आपका। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ खत्म हो गई, तो अब क्या हो गया, ऐसे आपका लार्ज इंटेस्टाइन शुरू। इस वाली फोटो से देखो, सारा जो खाना जिसका डाइजेशन हुआ उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। भैया जो नहीं एब्जॉर्ब हो पाया ना, और जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, वो सारा चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब लिखिए पांचवा भाग, पहला माउथ, दूसरा फूड पाइप, तीसरा स्टमक, चौथा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन को दिया था। अब पांचवा लिख लो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम का पांचवा ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। दो आंतें होती हैं, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। बड़ी आंत में आ गया खाना, और बड़ी आंत में खाना आके वेस्ट फूड में बदल जाता है, मल में, जिसको आप त्याग देते हो वॉशरूम जाके, ठीक है, जिसको आप पोटी कहते हो, उसको बाहर कर देते हो आप, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम कैसी बातें कर रही है, तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सच बात है। रामाबच्चन कुमार आपका कमेंट बिल्कुल आ रहा है। हाँ रेनू मीना बच्चा क्लास नोट दे रखे हैं मैंने,
पूजा थैंक यू। आज तुम लोग इतनी तारीफ कैसे कर रहे हो मेरी क्लास में? और ये लोग आपस में वो करके आए हो क्या? आज तो मैम को मतलब पूरी अच्छी खासी बटरिंग करेंगे हैं? मैम मेरे को बायो से डर लगता था, आपका वीडियो नहीं देखते थे तो पहले नींद आती थी। क्या बोल रहे हो आप राजेश कुमार? अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं अक्सर मैम पढ़ते समय नींद आ जाती है, इसका मतलब आपका विजन क्लियर नहीं है। वो हर क्लास में मुझे कमेंट मिलता है कि मैम आप ये बताओ ना, पढ़ाई करते समय नींद आती है तो हम कैसे नींद कम करें, क्यों आती है नींद? अरे भैया, जिसका विजन क्लियर है, जिसका गोल एकदम निश्चित है कि मुझे इस साल सरकारी नौकरी लेनी है, तो उसको पढ़ते समय नींद नहीं आती। पढ़ते समय नींद आ रही है, इसका मतलब अपने आप धोखा कर रहे हो अपने साथ, दिमाग कहीं और है। बस दिखाने के लिए आप वीडियो खोल के बैठे हो, दिखाने के लिए किताबें खोल के बैठे हो। ऐसा मत करना, 5 साल भी नौकरी नहीं लगेगी। ओके, चलो सुनो। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होती है। कितनी होती है इसकी लेंथ? सॉरी, इसकी लेंथ कितनी होती है? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में 1 से 1.25 मीटर, या 1.25 से या 1.5 मीटर तक भी जा सकती है। लिख लेना, 1 से 1.5 मीटर तक भी जा सकती है, क्योंकि किसी किसी की हाइट ज्यादा होती है ना, तो उसमें 1.5 मीटर तक हो सकती है, और जो छोटे लोग हैं उसमें 1.25 मीटर तक ही रह जाती है। जबकि इसका डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है, इसका डायमीटर होता है 3 इंच का, इसीलिए ये बड़ी आंत है। छोटी आंत की लंबाई ज्यादा है लेकिन डायमीटर कम है, बड़ी आंत की लंबाई कम है लेकिन डायमीटर ज्यादा है। आप देख लो ना, फोटो से ही आपको क्लियर होगा डायमीटर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है? इसका ज्यादा लग रहा ना, तो यही तो बड़ी आंत है। इसका कम है और ऐसे घूमी पड़ी है, लेकिन लंबाई में ये ज्यादा है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से होते हैं, लिख दो। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के थे ना, वैसे लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? नंबर 1 पे आता है सिक्कम वाला पार्ट। अब सिक्किम मत कर देना, सिक्कम। 2 नंबर पे आता है कोलोन। 2 नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा भाग कोलोन। और थर्ड वाला जो होता है उसको रेक्टम कहा जाता है। Large intestine is also divided into 3 parts, just like small intestine. ये देखो, ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन। 3 पार्ट दिखाती हूं आपको। इसमें सिक्कम का स्पेलिंग गलत है, सिक्कम, ठीक है। ये ट्यूब, ये घूम रही है ये नली, कोलोन। और ये लास्ट वाला भाग है, इसको रेक्टम कहते हैं। ऐसे पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको रेक्टम कहते हैं। अब जरा सुनो मेरी बात। स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी खाना आया जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, वो कहां पर आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ काम है। क्या काम है? यहां से 5 क्वेश्चन बनेंगे, 5 एग्जाम में आते हैं। इस सिक्कम वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था क्या कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ये बात बताई थी या नहीं बताई थी? मैम बताया था आपने। आपने कहा था हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो आज भी हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं, उनको हम अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। और जिसमें से एक आपने बताया था अपेंडिक्स होता है। और मैम आपने बताया था ये अपेंडिक्स बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है। और बड़ी आंत के किस हिस्से में? सिक्कम में। ये देख लो, ये रहा सिक्कम, ये रहा आपका बड़ी आंत, और इसमें रहा आपका सिक्कम। मैंने कहा था ना ऐसे कीड़ा लटका हुआ होता है, वैसे कीड़ा लटका हुआ होता है, कीड़े के जैसा, वोम के जैसा। एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। ये रहा अपेंडिक्स, किसी काम का नहीं। मैम पहले किसी काम का था क्या? हाँ जी था। जब आप बंदर थे, आप, मैं, सब बंदर थे, है ना। लेकिन आप तो अभी भी बंदर हो, मैं तो इंसान बन गई। बंदर थे, पेड़ वेड़ पे उछला कूद करते थे, पेड़ वेड़ के पत्ते वत्ते खा जाते थे, घास फूस खाते थे कि नहीं खाते थे? खाते थे। पहले खाना थोड़ी पका सकते थे, तो घास फूस को पचाने के लिए स्ट्रॉन्ग एंजाइम बनाता था ये सिक्कम, ये आपका अपेंडिक्स, सॉरी ये अपेंडिक्स। अब बंदर तो रहे नहीं, अब तो इंसान बन गए, अब इतना घास फूस कहाँ खाते हैं? तो हमें अब इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए अब ये किसी काम का नहीं है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस अपेंडिक्स में दर्द होता है। मैंने ना इसका हमारे यूट्यूब है ना, यूट्यूब फ्यूचरकुल कोचिंग, उस पे ना एक 50 मिनट का पूरा प्रॉपर वीडियो बना के डाल रखा है कि अपेंडिसाइटिस कैसे होता है, अपेंडिक्स में सूजन कैसे होती है, वो आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन कैसे होता है, कैसे पता लगता है कि आपके अपेंडिक्स में दर्द है कि नहीं है, अपेंडिक्स फट जाता है, इन सब का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसे आप फ्यूचरकुल कोचिंग के यूट्यूब चैनल से देख लेना। ठीक है, ये मेरा ही यूट्यूब चैनल है फ्यूचरकुल कोचिंग नाम से। इसके ऊपर आप सर्च कर, या आप यूट्यूब पे सर्च करना अपेंडिक्स बाय काजल मैम, आ जाएगा, उसको देखना, मैंने सब बता रखा है। फिलहाल इतना ही जान लो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अपेंडिक्स वाला जो पार्ट है ना, उसी अपेंडिक्स का पहले काम था, अब काम नहीं है। पहले आप बंदर बंदर थे तो आप में घास फूस खा लेते थे, तो उसको पचाने के लिए स्ट्रॉन्ग एंजाइम निकलते थे, लेकिन अब तो आप बंदर बंदर हो नहीं, आप बढ़िया प्रॉपर खाना बना के पका के खाते हो, है ना। तो अब इस अपेंडिक्स की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी इस अपेंडिक्स का मांस फूल जाता है, इसके अंदर गंदगी आगे फंस जाती है, खाने में कुछ आपने मसाले ज्यादा खा लिए, है ना, तो ये मसालेदार खाना यहाँ पे आके फंस जाता है और ये मांस फूल जाता है, आपको दर्द होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा आपके अपेंडिक्स में तो स्वेलिंग हो गई है, सूज गया है, तो या तो दवाइयां देगा, उससे ठीक हो जाएगा, और नहीं ठीक होता है तो इसको काट के फेंक देता है ऐसे, और आप बोलते हो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है मैंने। अब इसको निकाल के फेंक दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, यह तो एक अवशेषी अंग है, इसके बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन एग्जाम में काम नहीं चलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अपेंडिक्स कहां होता है, तो आप क्या बताओगे? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के किस हिस्से में? सिक्कम वाले हिस्से में। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ लार्ज इंटेस्टाइन से? पहला क्वेश्चन जितना मैं बताऊंगी उतना ही याद करना, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। दूसरा क्या होता है? दूसरा सुनो बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन के ये जो सिक्कम और कोलोन वाले भाग है ना, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया। हाउस ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का घर है। यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन दीज आर गुड बैक्टीरिया, ये जीवाणुओं का घर माना गया है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसमें से एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनको आप ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। फुल फॉर्म होती है एस्चेरिया कोलाई, लेकिन आप ई कोलाई लिख लो, अगर लिखनी है तो लिख भी लेना, एस्चेरिया कोलाई। इस नाम के बैक्टीरिया सर्वाधिक पाए जाते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ये अच्छे बैक्टीरिया है। अच्छे बैक्टीरिया का मतलब है जो बैक्टीरिया हमें ना नुकसान पहुंचाएं तब तक वो अच्छे हैं। भाई इस कमरे में हजारों लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर तो नहीं आया ना, मुझे बीमारी नहीं कर रहे तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना यार। वो जब तक मुझे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा रही वो अच्छी है नेचर में, है ना। समझ गए मेरी बात? तो इस सिक्कम और कोलोन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ काम होता है इनका तभी होते हैं। ये तो भगवान क्यों देता हमें ये बैक्टीरिया? कुछ ना कुछ तो करते होंगे हमारे लिए ये। तो जैसे अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में घुसा, घुसते ही उसके अंदर पनप गए बैक्टीरिया, उसके अंदर लग गए बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बच्चा जो पीछे से अनडाइजेस्टेड फूड आया, जो पीछे से क्या आया? अनडाइजेस्टेड फूड आया। मान लो ऐसा खाना आ गया जिसका डाइजेशन नहीं हुआ था, अपचित भोजन आया, उसके अंदर ये बैक्टीरिया पनप जाएंगे, उसके अंदर चले जाएंगे और उसे सड़ा देंगे, गला देंगे। और सड़ा हुआ गला हुआ खाना वेस्ट फूड कहलाता है। वेस्ट फूड का मतलब है अपशिष्ट खाना, भोजन कहलाएगा, या इसको ना मल भी कहा जाता है। अपशिष्ट भोजन या फेसिस मल कहा जाता है। मल का मतलब है जिसे आप त्यागते हो, जिसे आप पोटी कहते हो, साइंस की लैंग्वेज में इसे मल कहते हैं। तो जैसे ही बैक्टीरिया इसके अंदर पनपा, तो इस अनडाइजेस्टेड, भाई केले के अंदर बैक्टीरिया पनप जाते हैं, कैसे सड़ जाता है केला? सेब के अंदर पनप गए, सेब को सड़ा दिया। अब इस फूड के अंदर गए, इस फूड को सड़ा दिया, सड़ गया, गल गया ये, और फिर वो किस में बदल गया? वो वेस्ट फूड में बदल गया, अपशिष्ट पदार्थ में बदल गया। ओके, अब मैम ये बैक्टीरिया इतनी भलाई क्यों कर रहा है हमारी? तो बच्चों, बैक्टीरिया को एक तो आपने रहने को घर दिया, कहां रह रहा है? इसका घर क्या है? इसका घर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, हाउस है इसका।
बैक्टीरिया को, कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया को आपने रहने को घर दे दिया, यानी अपनी आंत दे दी। दूसरा, बैक्टीरिया ना इस अनडाइजेस्टेड फूड को खाता है। अब बैक्टीरिया कितना सा खा लेगा, ना के बराबर। बैक्टीरिया को आप नेक्ड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते ना, उसको देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए, तो कितना सा, ना के बराबर खा लेगा। तो बैक्टीरिया को घर मिल गया, खाना मिल गया। अरे वाह, मैं मिस के, तो अगर आपको कोई घर दे दे, खाना दे दे 3 टाइम का, आपको कोई सोचोगे क्या आसपास की, किसी की नहीं सोचोगे ना। ऐसे ही बैक्टीरिया को घर मिला, खाना मिला, बल्ले बल्ले हो गई। अब ये हमें क्या कर रहा है, ये एक तो खाने को वेस्ट फूड में बदल दिया, दूसरा इस बैक्टीरिया के शरीर में बनते हैं 2 विटामिन। कौन कौन से विटामिन, विटामिन के और विटामिन B12। ये 2 विटामिन बनाता है बैक्टीरिया, और ये बना के किसको देता है, हमें जिसका भी बॉडी में है, यानी ह्यूमंस को। आप देखो बच्चा, बैक्टीरिया को आपने क्या दिया, खाना और घर। बैक्टीरिया ने 2 विटामिन दिए आपको, आगे पढ़ोगे दोनों विटामिन जरूरी हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन में 2 विटामिन बना के डाल देते हैं। कौन कौन सा विटामिन, विटामिन के, विटामिन B12। इसका भी फायदा हो गया, हमारा भी फायदा हो गया। तो बायोलॉजी में 2 अलग अलग प्रजाति के जीव, भाई ये अलग प्रजाति है बैक्टीरिया, हम अलग, हम इंसान हैं, 2 अलग अलग प्रजाति के जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ऐसे रिलेशंस को बायोलॉजी में सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन। लिख दो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, और हिंदी में सहजीवन संबंध कहा जाता है। सह का मतलब साथ में, जीवन का मतलब जीवन, संबंध का मतलब संबंध, है ना। संबंध तो आप अच्छे से जानते होंगे, एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। ऐसे मैं आपको ना पूरी बायोलॉजी पढ़ा दूंगी, तो 4 पढ़ाऊंगी, एक तो आज आपने पढ़ लिया। तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, मैं एक बार फिर से पढ़ाती हूं आपको, ठीक है। कि लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स था, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, लार्ज इंटेस्टाइन के जो सिक्कम और कोलोन वाला भाग है ना, यहाँ पे अनगिनत, अनकाउंटेबल बैक्टीरिया रहते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आया था उसके अंदर सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, उसको गला देंगे, सड़ा देंगे, पनप जाएंगे उसके अंदर, और उसे वेस्ट फूड में बदल देंगे। और इस बैक्टीरिया को हमने घर दिया, खाना दिया, इसने हमें 2 विटामिन दी। कौन कौन से विटामिन, विटामिन के, विटामिन B12। दोनों का फायदा, बैक्टीरिया का और इंसानों का, दोनों का फायदा, मतलब ऐसे रिलेशन सहज जीवन संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाते हैं। अब क्या होता है बच्चा, एक फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का और होता है, वो भी लिख लो। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड आता है ना, उसके साथ पानी भी तो आता है। आप खाना खाने के साथ, या खाना खाने के बाद, या खाना खाने से पहले क्या पीते हो, पानी पीते हो। और इस पानी का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। पानी का अवशोषण, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड आया था उसमें से पानी को कौन, ये जो नली है ना, ये नली इस पानी को चूस लेती है। ये नली, कोलोन वाला हिस्सा, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड था ना, उसके अंदर पानी भी मिक्स था, पानी को ऐसे सक कर लेगी, चूस लेगी सारे पानी को। और जब आप किसी चीज में से पानी निकाल लेते हो तो वो फिर कैसी बन जाती है, तो वो सॉलिड बन जाती है। इसका मतलब जो आपने वेस्ट फूड आपके बॉडी में बन गया, वो कैसा, सॉलिड बन गया। तो यहां से होता हुआ ऐसे आपका क्या जा रहा है, फूड जा रहा है, कौन सा, अनडाइजेस्टेड, पानी सक होता जा रहा है, पानी निकलता जा रहा है, और ऐसे जाता जाता फिर बैक्टीरिया ने इसको वेस्ट फूड बना दिया, और ये वेस्ट फूड फिर लार्ज इंटेस्टाइन के इस हिस्से में आएगा। इस हिस्से को बोलते हैं रेक्टम, इसे कहते हैं रेक्टम। और इस रेक्टम कैसा होता है, पाउच के जैसा होता है, पाउच होता है ना वैसा। इस पाउच में वेस्ट फूड कुछ टाइम के लिए रहता है, टेम्परेरी टाइम के लिए रहता है, और बाद में इसी वेस्ट फूड को आप एनस के द्वारा, गुद्दे के द्वारा
क्या कर देते हो, आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हो, यानी कि उसको बाहर निकाल देते हो, उसे उत्सर्जित कर देते हो, उसका उत्सर्जन कर देते हो, उसको रिमूव कर देते हो। कहां से? एनस से। तो ये जो रेक्टम का लास्ट वाला हिस्सा है ना, इसी को एनस कहा गया है, इसी को गुद्दा कहा गया है। तो यहां से आपका वेस्ट फूड बाहर निकल गया। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं। सिक्कम कोलोन में पानी का अवशोषण हुआ और अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट फूड में बदला, और फिर रेक्टम में क्या होता है? रेक्टम इस तरीके से पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर कुछ टाइम के लिए खाना रहता है। खाने का मतलब अब वो खाना नहीं बचा, खाने का मतलब वेस्ट फूड, खाने का मतलब मल, ये रहता है और फिर इस एनस के द्वारा आप रिमूव कर देते हो। तो बच्चों, इसी के साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट। याद करो, मैंने कहा था माउथ से लेकर एनस तक का जो पार्ट है उसी को ही तो एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसी को ही तो डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, उसी को ही तो पाचन तंत्र का नाम देते हैं। हाँ जी, इसी के साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। एग्जाम में आ जाए फूड का एब्जॉर्प्शन या न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन करके आना। पानी को अवशोषण कहाँ होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन करके आना। फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ? इलियम वाले भाग में। अभी तो पढ़ाया, इलियम में क्या होती हैं? ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं, ऐसी संरचनाएं होती हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे भोजन का अवशोषण, ठीक है, जिससे एनर्जी मिलेगी उसका यही अवशोषण हो गया। जो आगे गया वो तो मल में बदलता गया, वो तो वेस्ट फूड में बदलता गया। और अगर पानी का पूछ ले, पानी का अवशोषण यहां पे, यहां पे, यहां पे बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। बादल जी, मैंने क्लास नोट्स दे रखे हैं आपको बेटा। और इसी के साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। कितनी क्लास लग गई डाइजेस्टिव सिस्टम की? 5-6 क्लास हो गई ना। प्रैक्टिस के लिए 2 किताबें हैं मेरी, सुन लो। अगले 2-3 दिन में आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, आपके मार्केट में सब जगह मिलना शुरू हो जाएंगी। ये मेरी एक किताब है डीएनए ऑफ साइंस। आप सर्च करोगे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे, वहां लिखा हुआ मिलेगा। आप सर्च करना डीएनए ऑफ साइंस बाय काजल मैम। अभी आउट ऑफ स्टॉक थी क्योंकि ये प्रिंट होने गई हुई थी। मैंने जितनी कॉपियां बनवाई थी वो शादी से पहले बिक गई थी, उसके बाद टाइम नहीं मिला। तो ये है मेरी एक किताब जिसका नाम है डीएनए ऑफ साइंस। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ईवीएस, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, लेकिन ये अभी तक इंग्लिश में है। हिंदी में आएगी 1-1.5 महीने के बाद। अब मैं इसमें हिंदी में काम करना शुरू कर दी हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आप ले लो ये वाली बायोलॉजी वॉल्यूम 1। ये सर्च करना बायोलॉजी वॉल्यूम 1, इस नाम की कलर की बुक आएगी। काजल मैम आप सर्च करोगे ना तो ये आ जाएगी। इस बुक में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पूरी कंप्लीट बायोलॉजी है, चैप्टर वाइज। एक चैप्टर आज करना डाइजेस्टिव सिस्टम, आज इसकी प्रैक्टिस कर लो, आज इसकी प्रैक्टिस करके निपटा दो। समझ रहे हो आप? मैं आपको बता दूंगी नहीं किताब के ऊपर। अभी एक बार अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे चली जाएं, आउट ऑफ स्टॉक हो रही होंगी अभी, क्योंकि मैंने कहा ना प्रिंट नहीं हो रखी थी अभी मेरे पास, जितनी थी वो सब निकल गई थी। मार्केट में भी मिल जाएंगी आपको, पटना, इलाहाबाद, मुखर्जी नगर में मिल जाएंगी, अगर मुखर्जी नगर में रहते हो आप तो। तो ये आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। 6-7 क्लास लग गई पढ़ने में। अब क्वेश्चंस तो इतने सारे क्वेश्चन, बाइल जूस में कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं, पेप्सिन एंजाइम कहाँ होता है, पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है, सलाइवरी अमाइलेज किसका करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने सारे क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए हैं। अब जहां से भी सारे क्वेश्चन लगाओगे ना प्रीवियस, यहाँ कुश कुमार बायोलॉजी वॉल्यूम 1 हिंदी में ही है, हिंदी में ही है। हाँ, ऑब्जेक्टिव है अनमोल राठौड़। आप 1-2 दिन रुक जाओ बस, मैं एक बार इसको ना स्टॉक में पूछ लूं। प्रिंट हो गया लगभग, सूख रही हैं किताबें, और वो जैसे ही पहुंच जाएंगी ना तो वो लोग क्या करेंगे, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे इसको अवेलेबल करवा देंगे। आप सर्च करना डीएनए ऑफ साइंस, मेरी किताब का नाम है ये, अच्छा नाम रखा ना, हम सब डीएनए से बने हुए हैं। डीएनए ऑफ साइंस बाय काजल मैम और बायोलॉजी वॉल्यूम 1, दोनों आर्टिकल मेरे ही हैं। मैम आज मेरी फर्स्ट क्लास थी और क्लास बहुत अच्छी लगी। अरे आपको लास्ट क्लास, ये तो चैप्टर की लास्ट क्लास है, ये कहाँ से समझ में आ गई लता आपको? बेटा इसकी सारी क्लास पीछे की पढ़ लेना और नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ जुड़ जाना। लता जी कल की क्लास में मेरे साथ जुड़ जाना, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। देखते हैं कौन सा चैप्टर, या तो सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे
या हम पढ़ेंगे ब्रेन वाला, नर्वस सिस्टम। इनमें से कोई चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक का जितनी क्लास कर ली है ना वो सारी देख लो, नहीं देख कोई ऐसा बच्चा जिसकी छूट गई है वो छोड़ दो, बाद में वीकेंड पे पढ़ लेना। और अभी मेरे साथ आ जाओ नेक्स्ट क्लास से नए चैप्टर के साथ। प्रैक्टिस करना आपका काम है। वैसे मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ 1-2 दिन में। फ्यूचर कूल कोचिंग के यूट्यूब को आज सर्च कर लेना, बहुत सारी आपको मेरी क्लासेस मिल भी जाएंगी वहां पे। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही बहुत, मिलते